स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड के यानी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए आज हम फिर से यानी 10 सवाल 10 सब्जेक्टिव सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में यानी सेक्शन बी में याद रखेंगे किस में, तो सेक्शन यानी आपके जो है बी में 30 सवाल दिए रहते हैं जिसमें से 15 सवाल का जवाब देना यानी ज़रूरी होता है और ये सारे के सारे 2 नंबर वाले सवाल होते हैं। तो उनमें से हम 10 सवालों को हल करने वाले, तो 10 सवाल लेके आए और आगे चलकर जो है ऐसा करेंगे कि आपको कम से कम 15 सवाल यानी एक वीडियो के अंदर 15 सवाल लेके आएंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल लाएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो हम वो भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम लोग 10 ही सवाल देखेंगे और 10 सवाल वाले ये जो होंगे यानी आपका 5वां वीडियो होगा। इससे पहले 4 वीडियो आपको दे चुके हैं, यदि आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लेंगे, वहाँ आपको यानी मिल जाएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में 10 सवाल जो कि देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और सारे सवालों का सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा और आप इसे जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप बनाने का तरीका सीख लीजिए ताकि आप उस दिन फाइनल एग्जाम में आपको देखने के साथ यानी बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं आज का पहले सवाल को, है ना। और आप देखेंगे यहाँ पे पहला सवाल क्या कर रहा है कि यदि बहुपद यानी पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस में के एक शून्य यानी 1 है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अलग अलग अप्रोच से इसको आप हल कर सकते हैं। आइए हम लोग पहले तरीके से हल करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम इसको हल करें तो सबसे पहली बात तो आप हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आप कहेंगे कि दिया है, दिया क्या है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, दिया हुआ क्या है कि पी एक्स बराबर में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक शून्य, चलिए कोई बात नहीं, पी एक्स बराबर में आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में k। अब यहाँ पे जहाँ पे p है वहाँ पे रखेंगे 1, क्या रखेंगे यानी x जहाँ पे वहाँ पे 1 रखेंगे क्योंकि 1 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि x है, x के जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस में 7 इंटू 1। क्यों 1? क्योंकि x का यानी x का जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस में k। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये हो गया 1 माइनस 7 और प्लस में k। आप ध्यान देंगे 1 में से अगर 7 को घटाएंगे तो माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस 7 माइनस 6 प्लस में k हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप P1 करके रखे हैं, ये P1 करके, अब इसको ये P1 जो है यानी इसको 0 के बराबर रखेंगे। जैसे इसको 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस में k, और इसीलिए 6 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में 6 और बराबर में k हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः, है ना, अतः k का मान यानी k बराबर में हम कहेंगे 6। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। या दूसरा जो अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, दूसरा जो तरीका है बनाने का, वो देखिए क्या तरीका है, बहुत ही आसान। देखिए सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, फिर से हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको जो दिया गया है समीकरण लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में k। अच्छा ये बताइए a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू यहाँ पे कहेंगे सर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख लीजिए। b का वैल्यू कितना है तो कहेंगे b का वैल्यू माइनस 7 है, माइनस 7 लिख लीजिए। c का वैल्यू क्या होगा तो c की जगह पे k दे रखा है। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, दिया है आपको एक शून्य जो है पहले से दे रखा है। शून्य का देंगे कि अल्फा बराबर में 1 दे रखा है, अल्फा बराबर में 1, क्योंकि शून्य दिया है ना, शून्य का मतलब होता है अल्फा का मान या बीटा का मान। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अल्फा को 1 मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए अगर हम आपको कह दें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे माइनस बी अपॉन ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में, और देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है आप यहाँ पे रख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1 रख सकते हैं, और ये हो गया बीटा बराबर में माइनस, और बी का वैल्यू देखिए क्या है माइनस 7, और अगर देखेंगे ए का वैल्यू क्या है 1। अब ध्यान देंगे 1 प्लस में बीटा बराबर में ये 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो 1 उस साइड जाएगा तो 7 में से 1 घटा लेंगे तो बीटा का वैल्यू होगा, सॉरी बीटा का वैल्यू हो जाएगा 6, यानी बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, है ना, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब हम यहाँ से पता चल गया, क्योंकि अल्फा तो आपको पहले से दे रखा था और बीटा जो अभी आप निकाले, नो डाउट, यानी आपके पास 2 शून्य हो गया, अल्फा का भी वैल्यू और बीटा का भी वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, के का मान। तो अच्छा ये बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए।
ठीक है। अब ध्यान देंगे हम थोड़ा सा, आप लोग नीचे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आया है, अल्फा का वैल्यू 1 दे रखा है। बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, बीटा का वैल्यू 6 दे रखा है, तो 6 रखिए बराबर में। सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू यहाँ से लेंगे के, और ए का वैल्यू क्या है 1। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, आपको उतना ही आएगा। तो हम कह सकते हैं, है ना, कि अतः यानी के का वैल्यू क्या हो गया, अतः के बराबर में 6 आ गया। तो 6 आपका यानी फाइनल आंसर होगा। या तो आप इस अप्रोच, है ना, अप्रोच के साथ जाए, या आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे, जिस तरीके से बनाना चाहते हैं आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे सवालों को हल करेंगे और बेहतर तरीके से आपसे समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपको क्या करना है, रेगुलर आपको जो है जो वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं बस उसे देखते रहना। आइए अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4x² माइनस में 25 बराबर में यानी 0 है, तो x का वैल्यू बताइए। आइए कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग हल कर लेते हैं, और हल करने के बाद जो सवाल दिया गया उस सवाल को लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से अगर कह दें कि x² 4x² में क्या होगा, अगर हम 25 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए पक्षांतर आपको मालूम होना चाहिए कि पक्षांतर क्या होता है ना। पक्षांतर जो होता है, पक्षांतर आपको नियम मालूम होना चाहिए कि अगर ये प्लस है, अब बराबर के उस साइड इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड होगा। अगर डिवाइड रहता है बराबर के इस साइड ले जाते हैं मल्टीप्लाई होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसीलिए देखिए माइनस से बराबर में उस साइड के ले गए तो हम प्लस लिख दिए। अब देखिए यहाँ से ये है मल्टीप्लाई में, 4 क्या है मल्टीप्लाई में, जैसे इसको बराबर के साइड ले जाएंगे ये हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए x बराबर में क्या कहेंगे, तो रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर जब उस साइड ले जाता है तो रूट बन जाता है 25/4। क्या हो जाएगा, 25/4। अब देखिए रूट से बाहर जो भी नंबर आता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। और देखिए इसको कहेंगे 5 × 5 25, नीचे वाले कहेंगे 2 × 2 4। आराम से निकल गया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 25 कैसे आया, 5 × 5 से। 4 कैसे आया होगा, तो 4 आया होगा 2 × 2 से। ठीक है, देखिए जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर आ जाता है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः x बराबर जो हो जाएगा, एक बार 5/2 होगा और दूसरी बार जो होगा -5/2 होगा। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए, अगर कोई ये नंबर स्क्वायर में है, इसको अगर बराबर के इस साइड अगर कोई नंबर है, अगर हम स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं तो ये रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। स्क्वायर जो होता है रूट बन जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि जो स्क्वायर होगा उस साइड जाने के बाद क्या बन जाएगा, उस साइड जाने के बाद रूट बन जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को हल करते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, दो संकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्या दे रखा है, देखिए वो क्या है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त यानी बाहरी जीवा की लंबाई निकाले जो कि छोटे यानी आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहली बात तो देखिए क्या है कि दो यानी संकेंद्रीय यानी वृत्त के बारे में कहा गया। तो आइए हम पहले वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त बना लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात। देखिए एक ये वृत्त है, ठीक है, दूसरा देखिए एक और वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, दो वृत्त है। मान लीजिए कि ये मेरा सही है बना हुआ, थोड़ा सा इधर उधर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों का केंद्र एक ही है, दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही है। अब देखिए कहता है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये अगर छोटे वाली वृत्त अगर देखेंगे, अंदर वाले वृत्त को देखिए, ये अंदर वाले वृत्त, ये इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये है 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। और बड़ी वृत्त की अगर त्रिज्या देखें, यहाँ से मान लीजिए इस तरह से अगर हम ले लें, इस तरह से ले लें, अगर हम इस तरह से ले लें तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कर रहा है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है, अगर हम बड़े वृत्त की अगर जीवा देखें तो कहता है कि लंबाई निकाले, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकाले। ठीक है, इसकी जीवा की लंबाई को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आइए कोई दिक्कत की बात नहीं, निकाले जो छोटे
है ना, वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। अच्छा, अगर हम ये देखें, अगर इसकी जीवा को हम इस तरह से देखें, यहाँ पे अगर आप देख पाए, अगर ये जीवा अगर हम बना ले इस तरह से, ये क्या है, इसका जीवा है, और छोटी वृत्त को क्या कर रहा है, अगर स्पर्श कर रहा है, तो अच्छा ये बताएंगे, अगर स्पर्श करे, ठीक है, मान लीजिए ये ए और बी क्या है, आपका जीवा है, और अगर हम यहाँ से देखें इस तरह से, अगर हम देख पाए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी, यानी अगर छोटी वृत्त का ये त्रिज्या नहीं हो जाएगा, ये छोटी वृत्त की त्रिज्या नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप ध्यान देंगे, इसको और बेहतर से समझिए, और बेहतर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, छोटी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस पूरे को देखें तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब आप बताएंगे कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले जाए तो क्या कोई दिक्कत, ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, देखिए, क्योंकि यहाँ से बड़ी वृत्त पे है तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से केवल इतना ही दूर रखे तो क्या छोटी वृत्त की त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, देखिए, छोटी वृत्त की त्रिज्या होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है छोटी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक बड़ी वृत्त की त्रिज्या जो कि 10 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ इसको हटा दें, यहाँ इसको हटा दें, छोटी वृत्त की त्रिज्या को अभी हटा दें, तो देखिए अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बताइए, क्या यहाँ से यहाँ तक आप नहीं निकाल पाएंगे, अगर इसको ओ कह दे, इसको अगर हम सी कह दे, ओ सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। तो बेस अब हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग हल जब करेंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और कहेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, छोटी, है ना, यहाँ पे कहेंगे बड़ी वृत्त की त्रिज्या, बड़ी वृत्त, है ना, बड़ी वृत्त की त्रिज्या बराबर में 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। छोटी वृत्त की त्रिज्या, छोटी वृत्त की त्रिज्या, छोटी वृत्त की त्रिज्या बराबर में 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बना लिए। अब देखिए, हम कहेंगे, है ना, कहेंगे यहाँ पे अगर छोटा सा, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात यहाँ करें ऐसे, अगर हम कह दे कि थोड़ा सा रचना के हिसाब से हम कह दे, या है ना, देखिए अगर कह दे कि ए बी है ना, बड़ी वृत्त की, ए बी बड़ी वृत्त की जीवा है, जो छोटी वृत्त, जो छोटी वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। देखिए, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे छू रहा है, स्पर्श करती है ना, तब देखिए क्या कहेंगे कि छोटी वृत्त की, छोटी वृत्त की त्रिज्या जीवा पर, क्या चीज पर, जीवा पर, याद रखेंगे, जीवा पर लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक होती है, ठीक है, लंब समद्विभाजक होती है। ये आपका क्या है, एक थ्योरम ही है, एक प्रमेय है, यानी इसको एक तो बराबर हिस्से में जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये होगा, है ना, और उसके बाद साथ ही साथ जो देखेंगे, जितना लेंथ यहाँ इधर होगा उतना ही लेंथ इधर भी होगा, दोनों बराबर होगा, और यहाँ पे राइट एंगल, यानी राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं, अब ट्रायंगल किसमें, OCB में अगर आप देखेंगे तो एंगल सी जो होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो हम लोग कहेंगे बाय पाइथागोरस, है ना, बाय पाइथागोरस। तो बाय का पाइथागोरस हम लोग जानते हैं कि OB का जो स्क्वायर होगा वो OC का स्क्वायर और
है ना, यहाँ पे सी बी के स्क्वायर के बराबर होगा, सी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया 10, 10 का स्क्वायर, ओसी हो गया आपको 6, 6 का स्क्वायर, और आपको सी बी का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64, इस साइड आएगा तो माइनस, सॉरी 36, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये बच जाएगा सी बी का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपको 64, और स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा रूट, ये हो जाएगा सी बी। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 8 गुना 8 64 होता है, और ये माइनस प्लस दोनों में होगा, माइनस प्लस दोनों में होगा, लेकिन किसी भी चीज़ के का जो लेंथ होता है वो लेंथ कभी भी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के सामने आ गया 8 सेंटीमीटर, है ना। सी बी कितना आ गया, तो 8 सेंटीमीटर आ गया, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब कहेंगे, है ना, अब है ना ए बी की लेंथ, ए बी की, हाँ लंबाई, तो ए बी की जो लंबाई होगा, ध्यान देंगे ए बी की जो लंबाई होगा, क्योंकि अभी जो निकला है सी से बी निकला है, सी से क्या निकला है बी, अगर आप देखेंगे याद के सी से यहाँ तक ही निकला है, सी बी निकला है, और यहाँ अगर हमको ए बी करा है, क्योंकि हमको करा है जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, जीवा की लंबाई, तो जीवा तो ए से बी है, जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक है उतना ही लेंथ इधर भी होता है, क्योंकि ये सम, है ना, समद्विभाजक होता है, यानी तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू, है ना, सी बी, 2 इंटू सी बी, 2 का 2, और सी बी का वैल्यू निकला है यहाँ पे 8, तो 8 दूना 16, यानी 16 सेंटीमीटर का लेंथ हो जाएगा, और इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपको बताया है बिल्कुल ही, है ना, साधारण और आसान तरीके से बताया है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करेंगे, खुद से बनाएंगे। आइए आगे देखिए, इस सवाल को अगर हल करें तो देखिए क्या कह सकते हैं। जब हम लोग हल करेंगे तो क्या कहेंगे, कहता है कि y का मान निकालें, किसका, y का मान निकालें, जिनके लिए बिंदुओं यानी देखिए 2 बिंदु दे रखा है, और उसकी यानी जो है क्या करा है, यानी बीच की दूरी 10 मात्रक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसको देखा जाए, अगर हम इस तरह से जाएं कि किस क्वाड्रेंट में ये है, तो पहला अगर देखेंगे P जो है प्लस और माइनस है, प्लस माइनस है, इसका मतलब ये जो होगा P जो होगा किस में होगा, 4th क्वाड्रेंट में होगा। 4th क्वाड्रेंट में अगर ये क्या होता है, ये होता है आपको प्लस और माइनस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें ये अभी आपका जो है प्लस और, है ना, और यहाँ पे क्या है प्लस आपको, यानी x के जगह पे y भी आपका 0 है, तो इसका मतलब ये कहाँ हो सकता है, या तो इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, या फिर ये करने का मतलब जो है y एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, अभी हम इसको कहीं पे ले लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि हम कहाँ पे ले लें, कोई भी ऐसा ले लेते हैं, है ना, कोई भी ऐसे जगह पे ले लेते हैं जहाँ पे q है, मान लीजिए ये q है, और q कितना है आपका 10 और y है, ये करा। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ये भी दे रखा है आपको, इन दोनों के बीच का जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये 10 यूनिट आपको दे रखा है, इसका लेंथ कितना है 10 यूनिट आपको दे रखा है। तो सबसे पहली बात बिंदु, है ना, बिंदु P क्या है, तो 2 और 3, एंड Q कितना है, तो Q अगर देखेंगे तो Q हो गया 10 और Y। ठीक है, दिया है यहाँ पे, ये बात लिख लीजिएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूरी कितना दिया है, तो दूरी अगर देखें यहाँ पे डिस्टेंस जिसको d कहते हैं, d कितना है, तो d बराबर में आपको दे रखा है 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट दे रखा है, 10 यूनिट, ये बात हम लिख लिए, क्या है 10 यूनिट आपको पहले से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए अब देखें यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो दूरी फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी फार्मूला लगाएंगे। तो दूरी फार्मूला क्या होगा, दूरी फार्मूला क्या होगा, तो दूरी फार्मूला का आप जानते होंगे d बराबर में होता है रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या आप पहले 1 भी ले सकते हैं, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए दूरी कितना है 10 यूनिट, अगर हम यहाँ पे रखें x2 का वैल्यू, तो x2 इसको मान लीजिए ये आपका x1 है, ये x2 मान लीजिए, तो x2 हो गया 10 माइनस x1 कितना आ जाएगा 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 कितना है, तो यहाँ पे -3, तो माइनस इसमें फॉर्मूला से ये माइनस और यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो, या फिर रूट को अगर इस साइड लाते हैं तो ये आपका जो है स्क्वायर बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा केवल 8 का होल स्क्वायर,
क्योंकि अंदर में स्क्वायर है, ये रह जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये हो जाएगा 100 और ये 8 गुना 8 64, और 64 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 64 हो जाएगा, बराबर में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। राइट, अब ध्यान देंगे 64 में से 100 में से 64 को घटाएंगे तो बचेगा 36, बराबर में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो बन जाएगा रूट। क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो रूट अंडर 36 हो जाएगा, और बराबर में क्या रह जाएगा? तो यहाँ रह जाएगा y प्लस 3। दिख रहा होगा आपको y प्लस 3, तो लिखेंगे y प्लस 3। अब ये होगा 6 गुना 6 36, है ना, 6 गुना 6 36, और ये प्लस माइनस दोनों होगा। रूट से बाहर जब भी कोई नंबर निकलता है तो माइनस प्लस दोनों होता है, और क्योंकि ये कोई बिंदु है तो ये माइनस प्लस हो सकता है। y प्लस 3। अब क्या करेंगे, एक बार अगर हम प्लस रखते हैं तो y प्लस 3 करेंगे, और दूसरा बार क्या करेंगे, माइनस अगर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3। अब देखिए दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा। 3 इस साइड भेजते हैं तो 6 में से 3 घटा लीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना? 3। y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। एक पहला वैल्यू तो ये हो गया आपको ये। दूसरा क्या हो सकता है, 6 है, इस साइड जैसे हम 3 लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y, तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा -9, तो y का वैल्यू आ जाएगा 9। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि y का दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस में 3 आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में लाई कर सकता है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः ना, अतः y बराबर में 3 और -9, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से ऐसे सवालों को बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, कौन सा मच्छर है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यानी हम लोग 5 देखने वाले हैं। 5, सवाल नंबर 5 अगर देखें तो क्या कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहली बात तो आप, अगर हम शंकु के बारे में बात करें आपसे, किसके बारे में बात करें, अगर शंकु के बारे में बात करें, ठीक है, तो शंकु देखिए कैसे होता है। तो शंकु के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम शंकु क्या ले सकते हैं, ये आपका है शंकु। क्या है ये है हमारा शंकु। अब ये हमारा शंकु है। अब देखिए शंकु का आयतन दे रखा है, अगर हल करें तो हल में क्या कहेंगे, दिया है, दिया क्या है, शंकु का आयतन, तो हम कहेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन अगर देखें कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अगर शंकु की ऊंचाई देखें तो ऊंचाई कितना दे रखा है, देखिए ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। राइट, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई जो दे रखा है, ये दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है ऊंचाई, ये इसको ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये होता है एल, इसी को कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई हमसे मांगा जा रहा है ना, ये तिर्यक ऊंचाई मांग रहा है, इसको कहा जाता है आर। आर भी मेरे पास नहीं है, जब नहीं है तो हम एक चीज तो जानते हैं, शंकु, ठीक है, शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है, ध्यान देंगे शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। क्या होता है ना, ये होता है शंकु का यानी आयतन। अब यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन दिया कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। 1/3, अगर यहाँ से देखेंगे 22/7, आर आपको नहीं दे रखा है, एच कितना दे रखा है, तो एच दे रखा है 12, अब 12 लगा दे। यहाँ से अगर हम इसको काटें तो कहेंगे 3 चौके 12। ठीक है, अगर हम 4 से काटे तो 25 चौके 100 होता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे 7 इस साइड आएगा ना, 7 इस साइड आएगा तो आप देखिए क्या होगा, ये 7 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, और 22 भी इस साइड आएगा, क्या आएगा, 22 भी इस साइड आएगा। तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमको एल भी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पाई आर एल, आर नहीं है मेरे पास, चलिए ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 22 इधर आएगा, 22 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
डिवाइड में क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा डिवाइड में। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ लग रहा है छूटा हुआ तो नहीं है ना। 1 मिनट, हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाई होना चाहिए था। अगर यहाँ पे पाई रहता तब देखिए क्या हो जाता, अगर यहाँ पे पाई रहता तब क्या होता, शायद तब जाके थोड़ा आसान हो जाता। ये सेंटीमीटर क्यूब, अब देखिए ये हो जाता है 100 सेंट, यानी 100 पाई बराबर में 1/3। ये पाई रहेगा ही रहेगा, आर का स्क्वायर रहेगा, एच का वैल्यू 12 दे देंगे। अब देखिए देखिए इस पाई से ये पाई कट जाता, 3 से 4 बार में कट जाता, 4 से अगर हम काटते, इस 4 से काटते तो 25 बार में कट जाता। अब मेरे पास क्या आ गया, 25 बराबर में आर का स्क्वायर। इधर अगर हम स्क्वायर लाते तो रूट लग जाता, बराबर में आर हो जाता, यानी ये आ जाता 5। आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ जाता, यहाँ पे 5 आ जाता, त्रिज्या 5 आ जाता है। ठीक है, त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब अगर हम तिर्यक ऊंचाई निकालते, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई याद रखेंगे। तिर्यक ऊंचाई की बात जब भी करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, ये होता है रूट अंडर, है ना, क्या होता है, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, आर की जगह पे देखेंगे तो 5 का स्क्वायर, और एच की जगह पे देखेंगे तो 12 का स्क्वायर। क्या चीज होगा, 12 का स्क्वायर। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 गुना 5 25 होता है, और 12 गुना 12 144 होता है। दोनों को जब अगर हम इसको ऐड करेंगे 169 आएगा। 169 जो होता है ये 13 का होता है, तो ये हो जाता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो तिर्यक ऊंचाई होता है, जो कि यहाँ पे एल होता है, वो 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और हमसे तिर्यक की ऊंचाई मांगा है, तो यहाँ पे जो है आपका तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे पाई छूट गया है, पाई छूट गया, आप वहाँ पे पाई ऐड कर लेंगे, फिर आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 6। कहता है उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष आपको दे रखे हैं। आइए अगर हम देखें यहाँ पे हल करें, तो हल करेंगे, उसके बाद देखें, है ना। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के शीर्ष लिख लीजिए। त्रिभुज के शीर्ष, जो त्रिभुज के शीर्ष हैं वो कौन कौन है, यानी अगर यहाँ पे देखें तो 3 है, -5 है, उसके बाद क्या है, -7 है, 4 है, इसके बाद देखें तो आपको क्या दिया है, 10 है और -2 है। आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज का शीर्ष लिख लेंगे। अगर मान लीजिए त्रिभुज ए है, का शीर्ष ए है, तो ए कितना हो जाएगा, 3 -5। अगर ये बी है, अगर ये बी है तो बी को क्या लिखेंगे, -7 और 4। ठीक है, अगर ये आपका सी है तो सी क्या हो जाएगा, 10 और -2, 10 और -2। और इसका क्या कर रहा है, इसका कर रहा है केंद्र, है ना, केंद्रक निकालने के लिए कर रहा है। तो केंद्रक कैसे निकालते हैं, केंद्रक ये होता है जहाँ पे ये तीनों आपस में आके मिलता है, इसको केंद्रक कहा जाता है। ये केंद्रक है ना। मान लीजिए कि आपका अगर जी है तो, ठीक है, तो केंद्रक निकालेंगे। तो केंद्रक बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, केंद्रक, केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, और दूसरा होता है y1 + y2 + y3 अपॉन में 3 होता है। ठीक है, 3 से यानी डिवाइड करना होता है। अब देखिए x1 का वैल्यू, क्योंकि ये आपका x1 तो 3 प्लस x2 -7, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्ट माइनस लिख रहे हैं, -7, फिर प्लस आएगा, प्लस, उसके बाद x3 की जगह पे 10, भाग देंगे 3 से। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर y1 हो गया आपको -5। ठीक है, प्लस y2 की जगह पे क्या है, 4, y2 की जगह पे 4 है, और y3 क्या है, तो y यहाँ प्लस देंगे, और y3 क्या है, -2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे लेंगे 2 -2। ठीक है, और भाग लगाएंगे 3 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे चलकर क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 10 13 हो जाएगा, 13 में से क्या घटाएंगे, 7 को। ठीक है, भाग लगाएंगे 3 से, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 और 2 सॉरी 5 और 2 7, -7, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो 4 को। ठीक है, भाग लगाएंगे 3 से। अब आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा देखेंगे, 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6, भागा में 3, यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी -7 में अगर 4 जोड़ते हैं तो -3 आएगा, -3 भागा 3,
अब देखिए, अब आपको क्या मिलेगा, तो 3 दूना 6 और -1, ये आपका केंद्रक हो गया। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि केंद्रक भी निकालने के लिए आप सीख चुके होंगे। ठीक है, केंद्रक भी निकालने के लिए सीख चुके होंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 7। कहता है कि बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा है। आइए अगर CI देखें, क्लास इंटरवल देखें, क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, तो विद्यार्थी की संख्या, ये इसी को बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी यानी F कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, F कहते हैं। आइए इसको हम लिख लेते हैं। कहाँ से कहाँ, 10 से 25, उसके बाद देखें कि 25 से 40, 25 से 40, उसके बाद देखिए क्या दिया है, 40 से 55, 40 से 55, उसके बाद देखिए क्या दिया है, 55 से 70, 55 से 70, 55 से 70, आगे देखेंगे 70 से 85, 70 से 85 दे रखा है, आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 85 से 100 दिया है, 85 से 100, ठीक है, 85 से 100। चलिए आइए हम देख लिए। अब यहाँ पे क्योंकि बहुलक बोला है, तो बहुलक में हम लोग फ्रीक्वेंसी को पहले लिखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा बताते हैं आपको चीज। फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा, है ना, फ्रीक्वेंसी कितना है, सबसे ज्यादा अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा आपको 7 दिख रहा होगा, ये 7 दिख रहा होगा। और 7 को कहते हैं F, ठीक है, क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, F1। इसके ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 1 से पहले क्या आता है, 0, इसके नीचे क्या आ जाएगा, F2 हो जाएगा। और ये आपका क्लास जो है ना, क्लास मार्क हो जाएगा, यही आपका जो क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम CI देखें, हमारा CI क्या होगा, अगर CI के बारे में बात करें तो CI हमारे सामने है 40 से 55, क्या है, 40 से 55, राइट। उसके बाद देखेंगे F1 कितना है, तो F1 हो जाएगा, या F पहले 0 लिख लेते हैं, F0 कितना है, तो 3। उसके बाद देखेंगे, है ना, यहाँ पे अगर देखें F1 कितना है, तो F1 हो गया आपका 7, ठीक है। अगर F2 की बात करें तो F2 कितना हो गया, F2 हो गया आपके सामने 6। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, लोअर लिमिट कितना होगा इसका, लोअर लिमिट जो होगा जिसको L कहते हैं, L हो जाएगा आपको 40, लोअर लिमिट यानी छोटा वाला क्या होगा, लोअर लिमिट यानी छोटा वाला 40। और दोनों के बीच के हाइट क्या है, बीच का गैप क्या है, 40 से 55 के बीच कितना का गैप है, तो 15 का गैप है, यानी आप 55 में से आप जो है 40 को घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इतना आ गया, अब हम लोग जानते हैं कि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, आप नीचे लिख लेंगे, ठीक है। बहुलक, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होगा, बहुलक बराबर होता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन, यानी 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, यानी H करेंगे, मल्टीप्लाई में H करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू 40, 40 ले लें प्लस, उसके बाद देखेंगे F1 का वैल्यू क्या है, तो F1 का वैल्यू है 7, देखिए F1 का वैल्यू 7, इसमें से घटाएंगे F0, F0 कितना है, तो 3, तो 3 घटा लीजिए। अब नीचे में लिखेंगे इसी बात को, यानी 2 गुना F1, F1 का वैल्यू कितना आया, तो F1 का वैल्यू आया 7, माइनस F0, F0 का वैल्यू 3, और सॉरी, फिर यहाँ पे घटाएंगे हम लोग किसको, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे किसको, F यानी 2 को, तो F2 कितना है, F2 देखेंगे यहाँ पे 6 है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H आता है, H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू देखेंगे, हम लोग निकाले थे H का वैल्यू 15, तो 15 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 15 लगा लेंगे। अब आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 का 40 प्लस, देखिए 7 में से अगर हम 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 4 को 15 से गुना कर दीजिए, 15 चौके 60 हो जाएगा। नीचे आइए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 और 3 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, ये हो जाएगा आपको 40 प्लस 60, और यहाँ देखिए 14 में से 9 घटा लीजिए तो 5, क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से अगर भाग देते हैं 60 में, तो 15, यानी 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60, तो 12 आ जाएगा। और 42 में जैसे 12 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा, 52, और ये हम लोग का बहुलक निकल जाएगा, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 8, क्या देखेंगे, सवाल नंबर 8 देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे यदि 3, 4, 5, 17 x का माध्य 6 है तो x का वैल्यू ज्ञात करें। आइए इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे
कि 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 17 और x दे रखा है, और जो है इसका जो माध्य है, माध्य बराबर क्या दिया है, माध्य आपको दे रखा है आपको 6। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य जो होता है, माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्या की संख्या। तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर आप अगर लिखें तो 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 17 और प्लस में x, कितना नंबर है टोटल, तो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दीजिए। माध्य कितना दे रखा है 6, ये 5 अगर इधर आएगा है ना, ये 5 अगर, अच्छा अभी पहले इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 12 7, 12 7 यानी 19 और 29, 29 प्लस में x हो जाएगा, नीचे में क्या है 5 हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो 6 गुना 5 हो जाएगा, और बराबर में अगर आप देखेंगे तो 29 और प्लस में x है, ये हो जाएगा 30, और 29 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 29 हो जाएगा, बराबर में x, तो ये हो जाएगा 1 बराबर में x, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आसानी से आंसर दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, और यहाँ पे और का सिंबल लगाएंगे क्योंकि बीच में जो बराबर का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे और लगा सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 9, कतः सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि माना, क्या कहेंगे, माना, यानी 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। आप ये बात मान लेंगे। जब ये बात हम लोग मान लेते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जब ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हम माने हैं, और ये अगर हमारा परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप का होगा। क्या होगा, p/q के रूप का होगा। लेकिन एक बात ये भी जानते हैं कि p और q जो होगा, को प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, तो जिस, है ना, जब दो नंबरों के बीच का एचसीएफ एक आता है, केवल एक आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये √5 है और ये बराबर में p/q है, और ये अगर हम 3 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, अगर इसका हम एलसीएम निकाल ले तो q, और ये हो जाएगा 5 - 3q, ये बात हो जाएगा। अच्छा ये बात हम लोग जानते हैं कि ये जो आप √5 देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम लोग पहले से भी हल कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा मुझे, थोड़ा सा लिखेंगे, चूंकि, है ना, चूंकि, और ये देखिए p/q के रूप में कहेंगे, चूंकि p/3q बटे में q, ये जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है, ठीक है। जबकि √5 एक अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय है। अच्छा ये भी बात जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। क्या मिलता है, कहेंगे इस प्रकार या इस तरह एक परिमेय एवं, है ना, एवं एक अपरिमेय का, यहाँ देखिए जोड़ है तो हम लिखेंगे योग एक अपरिमेय प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। अब नीचे में लिखेंगे आप लोग, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब नीचे में लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। क्या कहेंगे, अतः हमारा मानना गलत हुआ। क्या हो गया, गलत हुआ
क्यों गलत हुआ? क्योंकि हम यहाँ परिमेय माने हैं, और जबकि हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का क्या होता है, योग हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए हम तो गलत हो गए। जब गलत हो गए तो हम लिखेंगे, तो हमारा मानना गलत हुआ। 3 + √5 है ना, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्या है, ये फाइनल आंसर आ चुका है। आइए आज के आखिरी सवाल को देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है, लास्ट सवाल क्या है, तो कहता है कि एक पासे को फेंकने पर है ना अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए हल कर लेते हैं। हल जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पासा पे जो होता है 6 पहलू होते हैं। क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं और 6 होता है। तो यानी कुल अगर परिणाम देखें, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम जो होगा इसका, कुल रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कहता है 6 से ऊपर वाली संख्या, तो अगर हम देखें, सॉरी 3 अंक यानी 3 के ऊपर अगर इनके ऊपर देखें, 3 के ऊपर क्या आ सकता है, तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा और कुछ आ सकता है, कहेंगे नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे कहेंगे है ना कुल संख्या, तो इसकी कुल संख्या कितना आया, कुल संख्या यानी अगर हम देखें है ना 3 के ऊपर की संख्या, 3 के ऊपर की संख्या, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ, यानी अब ये 3 यानी 3 से ऊपर वाली की जो संख्या है, या हम लिख ही देते है ना। तो यहाँ पे कहेंगे 3 के ऊपर की संख्या, या सॉरी चलो ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, प्रायिकता बराबर में, चलिए प्रायिकता क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर में कहेंगे कुल परिणाम, नीचे में कुल परिणाम कितना 6, और 3 के ऊपर आने वाली संख्या कितना है टोटल, तो आप देखेंगे टोटल आपको 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 ऊपर में। अब इसको अगर हम रिड्यूस करें तो 1/2 होगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो बताए हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, और होगा भी। आप जरूर इसे जरूर आप सीख लें, जरूर ऐसे सवालों को लगाना आप सीख लें, ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम में अच्छे से इसका यानी जो है ना, अच्छे से यानी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छे से आप वहाँ लिख पाएंगे। जब अच्छे से लिख पाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपका यानी रिजल्ट अच्छा होगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपको यानी लगातार यानी सीखते रहेंगे, चीज़ों को जानते रहेंगे, और चैनल पर आप बने रहेंगे। और चैनल पर बने रहने के लिए अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।